Hello everyone, I welcome you all once again to the Society of Free Educators Communication Skills and Development and Learning class. Today will be the fifth session of this program. So let us have a quick recap of what we have learned earlier. We have learned what are sheeple, and then we have learned peacocking. Sheeple is someone who tries to copy someone else without using his own brain. वो लोग जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं या ट्रेंड को फॉलो करते हैं बिना अपना दिमाग लगाए. Peacocking is a kind of flexing, but this is a special type of flexing which you do to impress someone or to attract somebody's attention. Peacocking होता है पटाना. पटाने को इंग्लिश में peacocking कहते हैं. Then we understood the difference between on fire and fire. Fire होता है बहुत खूबसूरत, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, and on fire हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज को आग लग गई हो. And then we understood that how to find out if an interviewer is interested in me or not. इसमें हमने पढ़ा था कि चार हमने क्वेश्चंस आप खुद से पूछने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यू कितना लंबा हुआ. सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है. थर्ड हमने देखा था कि अगर इंटरव्यूअर हमारे आंसर से थोड़ा भौतिक हो जाए या थोड़ा हैरान हो जाए या ध्यान से सुनना शुरू कर दे हमारे आंसर्स को. और फोर्थ था कि जो इंटरव्यू है उसकी टोन, उसकी सेंस किस तरह गई है, कि वो एक रेगुलर नेचुरल कॉन्वर्सेशन थी या एक स्टिफ क्यू एंड ए सेशन था. तो यहाँ ये चार आंसर्स अगर हम ढूंढ ले तो हमें पता लग जाएगा कि इंटरव्यूअर हमारे हमारे आंसर्स में या हमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, और हमें वो फर्दर प्रोसीड करेगा या जॉब देगा या नहीं देगा. और ये रियल लाइफ में भी हमें बहुत काम आने वाली है. एंड देन what we have understood is we understood what are parts of speech and how to pronounce the ER. ये ER जो है ना, फादर, ये वाली ER ये कैसे प्रोनाउंस करनी है हमने ये सीखा था. So let's start with the session today. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे. आज तो सिर्फ एक ही का रिव्यू करेंगे. आई हैव गिवन यू ए टास्क, आई हैव गिवन यू एन असाइनमेंट of writing me in 100 words about something about yourself. It was like I am that interviewer who is asking you, tell me something about yourself, and you have to give me an answer in 100 words. मैंने आपसे पूछा था कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ और आपको 100 वर्ड्स में वो चीज आंसर करनी थी. एंड ये जो, just give me 1 second, someone is trying to message me. Okay, and मेरे पास ऑलमोस्ट 11 लोग का ये आंसर आया, जिसमें से मैंने ये एक पिक किया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड के रिव्यू होता कैसा है और एक्चुअल में लिखना कैसा है हमने इसको. तो हम इससे कंटिन्यू करते हैं आगे. मैं नाम नहीं लूंगा ये किसका है, बट स्टिल यू कैन सी ही इज एन इंजीनियर. इन्होंने लिखा आई एम एन नेटवर्क इंजीनियर एंड डब्ल्यू इज नेटवर्क with 8 years of experience in network management, data services and client management. और फिर आगे इन्होंने लिखा है my first job was in Gemini Communication Limited and as RF engineer, full stop, where I worked on wireless technology like WiMAX and other UBR links. In 2014, I was diagnosed with kidney surgery, so I left the field job. I joined TCTS on payroll of Lobo Staffing Solutions as OEM engineer. There I coordinate with third-party vendor for operation and maintenance of MLPS and RF-based network. Later in 2017, I got an opportunity to work on payroll of TCTS as customer service executive, managing the MLP network and clients of TCL. अब ये रिटर्न में इन्होंने दिया है हमें, हम इसमें देखेंगे कि इसमें पहले ग्रामेटिकल एरर्स क्या क्या हैं, और उसके बाद इसमें अच्छी चीज क्या है, इसमें क्या चीज मिसिंग है, और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, और बड़ी बात इसमें होना कैसा कैसा चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. पहली चीज इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, वो है ऑप्टिमिज्म. अगर हम इस टेक्स्ट को ध्यान से देखते हैं, ये एक हमें बहुत पॉजिटिव वाइब देता है कि इस पूरी सिस्टम को पढ़कर, ये जो पूरा इन्होंने सिनेरियो लिखा है अपने बारे में,
इसको पढ़ के एक चीज पता लगती है कि ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, ये हर चीज को पॉजिटिवली ले रहा है। देखो, ये एक टाइम पर 2014 में किडनी सर्जरी इनकी हुई और इनको जॉब छोड़नी पड़ी, फील्ड जॉब, और फिर ये लोबो स्टाफिंग के पेरोल पर आ गए। और लोबो स्टाफिंग के पेरोल पर आने के बाद इन्होंने 2017 में टीसीटीएस को ज्वाइन किया, टीसीटीएस के पेरोल पर आ गए वापस से। तो यहाँ से पता लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो एक ऑप्टिमिस्टिक बात है, मतलब एक बहुत पॉजिटिव बात है, हर चीज की पॉजिटिव साइड को लेकर चल रहे हैं। वरना इंसान रो पड़ता है कि यार मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई, मेरी किडनी फेल हो गई है, मेरे किडनी में सर्जरी हो गई। मगर इसके आगे इसमें ग्रामेटिकल एरर्स क्या है, देखो। ग्रामेटिकल एरर पहली है, ये जो वर्ड है ना आरएफ इंजीनियर, ध्यान से देखो, आरएफ इंजीनियर, इसके पीछे आर्टिकल नहीं लगा। तो हमने एक चीज ध्यान रखनी है कि पंक्चुएशन और आर्टिकल्स का खास ख्याल रखना जब भी हम कुछ लिख रहे हैं, ये है ना। कम्युनिकेशन लिमिटेड एज आरएफ इंजीनियर, एज आरएफ इंजीनियर नहीं होता, एज एन आरएफ इंजीनियर होता है। और फिर सेकंड है पेरोल। अब ये जो वर्ड पेरोल है, ये अकेला नहीं, ये द पेरोल होना चाहिए, क्योंकि ये पेरोल एक पर्टिकुलर कंपनी का है जिसका नाम है लोबो स्टाफिंग। थर्ड है ओईएम, इसमें भी आर्टिकल नहीं लगा, ओईएम एन ओईएम इसका करेक्ट फॉर्म है। और देन आरएफ बेस्ड, उसमें हाइफन नहीं है बीच में, आरएफ के बीच में डैश नहीं है जो हमें छोटी सी डालनी है। ये रहा आरएफ बेस्ड नेटवर्क। अब ये रही इसकी ग्रामेटिकल एरर्स। तो पहली चीज हमने सीखी कि ये टेक्स्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और दूसरा इसमें ग्रामेटिकल करेक्शंस हैं। और फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपको आपकी इंग्लिश रिटन कम्युनिकेशन को बहुत हेल्प करेंगे, जिसमें से एक टूल है ग्रामरली। मैं उसका बहुत रेगुलर यूज करता हूँ, रिव्यूज के टाइम या कुछ भी लिखना होता है मैं उसको बहुत यूज करता हूँ, और ये मैंने उसी से इसका रिव्यू बनाया। देखो, मैंने कहा था इनके टेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट एक नंबर है, जबकि ये 2 3 4 या 5 होना चाहिए। और ये डायरेक्ट भी एक ही नंबर है, जबकि अगर डायरेक्ट हो तो 2 3 या 4 हो, अदरवाइज डायरेक्ट ना हो। और दूसरी चीज क्या होती है, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो या आपसे कोई पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप उसको डायरेक्ट आंसर्स देते हो या इनडायरेक्ट आंसर्स देते हो। आप उसको डायरेक्ट स्पीच में आंसर देते हो या इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर देते हो। तो ये जो डायरेक्ट वाला पॉइंट है ना, वी कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बट वी शुड फोकस ऑन ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। अब इस चीज में मिसिंग क्या है और इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। मगर आप एक बार फिर से देख लीजिए, खुलकर इन्होंने लिखा आई एम नेटवर्क इंजीनियर with 8 years of experience in network management, data services and client management। मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मैनेजमेंट, डाटा सर्विसेज और क्लाइंट मैनेजमेंट में। माय फर्स्ट जॉब वाज इन जेमिनी कम्युनिकेशंस लिमिटेड एज आरएफ इंजीनियर। मेरी पहली जॉब जो थी वो जेमिनी कम्युनिकेशन लिमिटेड में थी, एक आरएफ इंजीनियर के तौर पे, फुल स्टॉप, where I worked on wireless technology like WiMAX and other UBR links। अब ये जो फुल स्टॉप बीच में लगा लिया ना, तो इसके आगे अब फुल स्टॉप के बाद वाला लेटर हमेशा कैपिटल आता है। मगर इनको यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर वेयर का डब्ल्यू कैपिटल हो गया तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना पड़ेगा। वेयर हमेशा एक क्वेश्चन के साथ लगता है, वेयर से सेंटेंस शुरू नहीं होता, वेयर से क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो कॉमा लगना था या कुछ भी नहीं लगना था। और फिर इन 2014, अब 2014 के आगे कॉमा आना चाहिए था। I was diagnosed with kidney surgery, so I left this field job। मेरे को किडनी सर्जरी से गुजरना पड़ा और मैंने ये फील्ड जॉब छोड़ दिया। I joined TCTS on payroll of Lobo Staffing Solutions as OEM engineer। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोबो स्टाफिंग एक कंसल्टेंसी थी उसके पास गए, उन्होंने इसको अपने पेरोल पे रखा, मगर काम करने के लिए इन्होंने इनको TCTS के पास भेजा। जी विष्णु, आपको यू वांट टू आस्क समथिंग? यस विष्णु। हाँ, बोलो विष्णु, मैंने अनम्यूट किया आपको, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर वो एक तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही और स्क्रीन शेयरिंग भी शो नहीं हो रही, अरे जस्ट गिव मी 1 और ये सेकंड। बार बार रीस्टार्ट हो रहा है।
अब वॉइस क्लियर आ रहा है? नहीं सर। ओके, आप एक काम करो, आप इस लिंक को फिर से कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट सर ये बार करके। बार रीस्टार्ट हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है ऐसे ही। अ, विष्णु, बाकी सबका चल रहा है क्योंकि बाकी सब चैट में बोल रहे हैं, एक चैट में बोल रहे हैं कि क्लियर है और ऑडिबल है, तो आप एक काम करो, इसको रीस्टार्ट करो एक बार, फिर से ज्वाइन करो, बट डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड कर दूंगा, आज लोड कर रहा हूँ मैं इसको, सो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने, देयर आई कोऑर्डिनेट विद थर्ड पार्टी वेंडर्स फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एमएलपीएस एंड आरएफ बेस्ड नेटवर्क। वहां पर ये क्या करते थे, ये थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं कि एक तो होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, एक होता है उस कंपनी का क्लाइंट। थर्ड पार्टी वेंडर होता है कि एक तीसरी कंपनी होती है जिसके लिए आप काम करते हो मगर रहते आप अपनी कंपनी के ऑफिस में हो। तो ये एमएलपीएस के ऊपर और आरएफ बेस्ड नेटवर्क होते हैं नेटवर्क इंजीनियरिंग में, उनकी आज वाईफाई स्टैंड मेंटेनेंस, नहीं चला भाई, खत्म हो गया। उनकी मेंटेनेंस पे काम कर रहा है। अ, उनकी मेंटेनेंस पे काम कर रहे थे। और 2017 में क्या हुआ, 2017 में इनको टीसीटीएस के पेरोल पे काम करने का मौका मिल गया। तो टीसीटीएस के पेरोल पे आने का मतलब हुआ कि इन्होंने टीसीटीएस का इंटरव्यू दिया और वो क्रैक हो गया, और वहां पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पे ये आ गए, जहां पर एमएलपीएस और क्लाइंट्स जो थे टीसीएल के उसके लिए काम कर रहे थे। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। देखो, किसी भी राइटिंग को बेटर बनाने के ना दो तरीके होते हैं, एक वो ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, दूसरी उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप इंक्रीज करो। और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, जो आपके टेक्स्ट में होने चाहिए। मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, ट्रस्ट, स्ट्रेंथ, गुड, ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो जो आप बोल रहे हो या फिर जो आप लिख रहे हो। और दूसरी चीज कि जब भी कुछ लिखना है आपको, आपको पंचुएशन, आर्टिकल्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बहुत खास ख्याल रखना है। आपको ये नहीं करना है कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर नहीं डाला या कॉमा डाल दिया और उसके आगे लॉन्ग पॉज वाले वर्ड्स नहीं दिखाए या कंजंक्शंस नहीं दिखाए। तो हम देखते हैं कि इसमें अब और क्या मिसिंग था, इसमें मिसिंग थी इनकी टाइमलाइंस। देखो, इन्होंने इस सेशन में कहीं नहीं दिखाया कि इन्होंने जॉब किस ईयर और किस मंथ में शुरू की, है ना। इन्होंने सीधा बोला आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, मगर ये नहीं बताया इन्होंने कि इन्होंने किस मंथ पे शुरू की, किस ईयर में अपनी नौकरी शुरू की। दूसरी चीज, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनकी रिकवरी किस मंथ में हुई या कितने महीने इनको लगे रिकवर होने में किडनी की सर्जरी के बाद, और लोबो स्टाफिंग को इन्होंने कब ज्वाइन किया। 2014 में इनकी रिकवरी होनी थी, 2014 में इनको किडनी का सर्जरी हुआ, लेकिन इन्होंने लोबो स्टाफिंग कब ज्वाइन किया इन्होंने वो बताया नहीं, उसकी डेट नहीं है हमारे पास। और किस मंथ में इन्होंने 2017 में आकर टीसीटीएस को ज्वाइन किया उसकी भी टाइमलाइन नहीं है हमारे पास। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है, चाहे आप आंसर बोलो चाहे आप आंसर लिखो, आपके पास ये टाइमलाइन करेक्ट होनी चाहिए। इतना समझ आया? ओके, लेट्स गो ऑन। अब इसको ना मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। देखो मैंने कैसे लिखा है, आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मैनेजमेंट, डाटा सर्विसेज एंड क्लाइंट मैनेजमेंट। मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है किसमें, डाटा मैनेजमेंट, डाटा सर्विसेज और क्लाइंट मैनेजमेंट में। फिर मैंने इसमें टाइमलाइन डाली, आई स्टार्टेड माय करियर इन February 2011 as an RF engineer with Gemini Communications Limited, where I worked with wireless technologies like WiMAX and other LBR UBR links। तो मेरी टाइमलाइन भी आ गई और मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कॉम्पैक्ट किया, एक क्लियर डायरेक्ट स्पीच बनाया। और उसके बाद क्या लिखा मैंने, अनफॉर्चुनेटली in April 2014 I was diagnosed with a kidney surgery and I left this job to get myself recovered। तो अनफॉर्चुनेटली हो गया कि बड़ा अफसोस की बात है, मतलब यार फॉर्चुनेटली को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं है।
तो मतलब आप समझ जाओ, अनफॉर्चुनेटली समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, यू डू नॉट वांट इट टू बी हैपेंड। कुछ ऐसी चीज जो आप होने नहीं चाहते नहीं थे कि हो जाए, मगर वो हो गई। तो मैं बोलूँगा अनफॉर्चुनेटली अप्रैल 2014 में मेरे को किडनी सर्जरी से गुजरना पड़ा, और फिर मेरे को इसलिए मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी अपने आप को ठीक करने के लिए। डॉक्टर ने शायद इनको बेड रेस्ट वगैरह बोला था, तो उनको जॉब छोड़नी पड़ती है ऐसे सिचुएशन में। एंड इन मई 2014 आई गॉट माई एनर्जी बैक। अब ये जो फ्रेज है ना, गॉट माई एनर्जी बैक, ये ये जो वर्ड है एनर्जी बैक, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन में। हम सेशन 13th या 14th में पढ़ेंगे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाते हैं। So I got my energy back in May 2014 and joined TCTS on payroll of Globo Staffing as an OEM engineer। और इसके आगे वही जो इन्होंने लिखा है कि भाई अप्रैल 2017 में मैं फिर फुल टाइम एम्प्लॉय बन गया TCTS का और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन गया। तो यहाँ से हमें पता लगा, देखो पहले इनका कॉन्फिडेंस जो था, कॉन्फिडेंस लेवल वो सिंगल डॉट था, अब 2 डॉट आ गया है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अनफॉर्चुनेटली मीन्स, हाँ दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ शुक्रिया फैसल, थैंक यू फैसल। दुर्भाग्य, हाँ दुर्भाग्यवश। हाँ सही है, फैसल ने मेरे को बताया कि अनफॉर्चुनेटली का हिंदी में मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। तो अब यहाँ पर देखो, ऑप्टिमिस्टिक ये 4 बार्स है और कॉन्फिडेंट 2 बार्स हो गया। और वैसे ही अगर मैं इसी फ्रेज को या इसी टेक्स्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा ना आगे, और मैं वो वर्ड जिसमें यूज करूंगा, तो ये कॉन्फिडेंट लेवल इसका और दिखाएगा। और जब एक इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना ये चीज के, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो इन्हीं चीज को नोटिस करता है। वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी पंचुएशन नहीं देखी जाती, क्योंकि वो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो आप बोल रहे हो। मगर जब रिटन कम्युनिकेशन है ना, तो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स और पंचुएशन तो जरूर देखी जाती है। और दूसरा ये चीज बहुत ध्यान से देखी जाती है कि आपकी जो राइटिंग है वो कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा बहुत अच्छे से कि क्या मैंने वर्ड यूज किया। मैंने सिर्फ एक वर्ड ही यूज किया यहाँ पर, जिसको जिसको कहते हैं आई गॉट माई एनर्जी बैक। ये एक फ्रेज है, आई गॉट माई एनर्जी बैक का मतलब हुआ कि मुझे अपनी ताकत वापस मिल गई। फिर विष्णु को इशू आ रहा है कि उसका सेशन बार बार रीस्टार्ट हो रहा है और वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैं उसको जरा लिख लूं कि एक्चुअली हम रिकॉर्ड करें तो विष्णु विल डेफिनेटली फाइंड इट अगेन। तो यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक पूछना है किसी, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग कि कैसे कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया सिर्फ एक वर्ड से, या ग्रामेटिकल एरर्स हटाने से क्या हुआ, या टाइमलाइन नहीं डाला तो क्या हुआ, टाइमलाइन डाला तो क्या हुआ। देखो मैं टाइमलाइन कब नहीं डालता हूँ अपने टेक्स्ट में, मैं टाइमलाइन तब नहीं डालूंगा अपने टेक्स्ट में जब मैं चाहूंगा कि सामने वाले को पता नहीं लगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मतलब जब मुझे कोई चीज छुपानी है ना, मैं वहां पर टाइमलाइन नहीं दिखाऊंगा, मैं वहां पर ईयर नहीं दिखाऊंगा, मंथ नहीं दिखाऊंगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज बताओगे ना किसी एचआर को या किसी इंटरव्यू में, तो अपनी टाइमलाइन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना। जैसे हमने पीछे देखा था कि इसमें टाइमलाइन नहीं थी, किस ईयर में जॉब स्टार्ट किया या किस मंथ में जॉब स्टार्ट किया उसका कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। या फिर कितना टाइम लगा रिकवर होने में, किस मंथ में इनकी रिकवरी हुई, किस मंथ में इनका ऑपरेशन हुआ, वो चीज पीछे नहीं थी, इस टेक्स्ट में है। और इसीलिए इसका कॉन्फिडेंट लेवल 2 हो गया और ऑप्टिमिस्टिक लेवल 4 हो गया। और एक बहुत अच्छे टेक्स्ट के लिए कॉन्फिडेंट लेवल 2 से 4 बहुत बढ़िया है, क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल 5 कभी नहीं आता, वो कभी आएगा ही नहीं किसी टेक्स्ट में। इसका रीजन भी आपको 13th या 14th सेशन में पता लगेगा, जब हम पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। अब डेली लेसन जो है आज का, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ए घूस्ट। घूस्ट होता है एक भूत। अब भूत की क्या प्रॉपर्टी होती है? भूत की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये किसी से बात नहीं करता, ठीक है। और आज का जो हमारा वर्ड है वो इसी के आगे पीछे घूम रहा है, जिसको हम कहते हैं घोस्टिंग।
Ghosting is when you stop talking or conversating with someone suddenly. जब आप अचानक से किसी से बातचीत और अपना राब्ता रखना बंद कर देते हो. इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. It means you suddenly stop all type of communications with someone. या all type of conversations with someone. आप अचानक से बात कर रहे हो, कल तक आप बात कर रहे थे, एक छोटी सी बहस हो गई और फिर आपने बात करना बिल्कुल ही बंद कर दी. उसको हम कहते हैं घोस्टिंग. इसकी एग्जांपल देखते हैं. आई एम फीलिंग ऑफुल आफ्टर बीइंग घोस्टेड बाय माय ब्रदर. मेरे को बहुत दुख दुख हो रहा है अपने भाई से बातचीत बंद करने के बाद. मेरे भाई ने मुझसे बातचीत बंद कर दी. अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो मैं बोलूंगा आई एम फीलिंग ऑफुल आफ्टर बीइंग घोस्टेड बाय माय ब्रदर. मेरे भाई ने मुझसे कोई भी कॉन्वर्सेशन या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखा. और इसी से मिलता जुलता हमने वर्ड पीछे पढ़ा था, वो था लेफ्ट ऑन द रोड. लेफ्ट ऑन द रोड होता है जब आप किसी का मैसेज पढ़ो और जवाब ना दो. लेकिन घोस्टिंग क्या होता है? घोस्टिंग होता है कि आप बातचीत ही बंद कर चुके हो बिल्कुल. उसको घोस्टिंग कहते हैं. सेकंड इसकी एग्जांपल है, मी एंड हिम वर वेरी गुड फ्रेंड्स. मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त थे. बट व्हेन वी स्टार्टेड अवर कॉलेज इन डिफरेंट सिटीज, लेकिन जब हमने अपना कॉलेज अलग अलग शहर में शुरू किया, वी घोस्टेड. हमने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी. इसमें एक टाइपो है, मी की जगह माई टाइप हो गया है. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल. आई घोस्टेड विद हिम आफ्टर गेटिंग इनटू ए फाइट विद रॉब. अब मेरी रॉब के साथ लड़ाई हुई और मैंने उससे बातचीत करना बंद कर दी, तो मैं बोलूंगा आई घोस्टेड विद हिम आफ्टर गेटिंग इनटू ए फाइट विद रॉब. Someone asked to ask anything or someone has any confusion about this word, please let me know. किसी को पूछना है कुछ? Okay, let's move on to the next word. तो आज का जो दूसरा वर्ड है, देखो, कोई ऐसी चीज जो एकदम हो जाए और आपका मूड बदल दे, आपका मूड चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम? एक एड भी आई थी ना, एक मैच हुआ था जिसमें वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, इस टाइप का था. ये जो फीलिंग होती है ना, ये इसी वर्ड को हम बोलेंगे. इसको हम कहते हैं बस किल. ठीक है. इस ये जो तरीका है ना कि एकदम वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मूड ही बदल दिया पूरा. अभी तक मैं खुश था, अचानक से वो कोई क्रिकेटर आउट हो गया तो मैं एकदम दुखी हो गया, या कोई टीम मैच हार गई मैं दुखी हो गया, या फिर केक बना रहे थे और केक जल गया मैं दुखी हो गया. उसको हम बोलते हैं बस किल. कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह सुबह उठने नहीं होता, कोई उनको उठाने आए तो उनका एकदम मूड सा खराब हो जाता है, हम उसको कहते हैं बस किल. तो सबको आई थिंक क्लैरिटी है कि बस किल है क्या. इसकी डेफिनेशन होती है समथिंग हैपेंस एंड किल्स योर बज. बज होता है मूड. आपका मूड ही खराब कर देता है, स्पेशली योर मूड. उसको हम कहते हैं बज किल. इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. द मैच वाज ए बज किल आफ्टर द सेकंड इनिंग. दूसरी इनिंग में मैच जो था वो बज किल था. बज किल मतलब मूड खराब करने वाली बात हो गई थी. शायद कोई टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और दूसरी इनिंग में उसकी बैटिंग हुई और हमारा मूड खराब हो गया. if you think bad climate if you think of bad climate at the beach, it is a buzzkill. अगर आप सोचोगे कि बीच पर बुरा क्लाइमेट आए, तो इसका मतलब है कि आप मूड खराब करने वाली बात कर रहे हो, आप जज्बात बदलने वाली बात कर रहे हो, आप हालात बदलने वाली बात कर रहे हो. क्योंकि बीच पे अक्सर अच्छे क्लाइमेट पे जाया जाता है. लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल. शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सिंग्स लाउडली. वो हमेशा सुबह जल्दी उठती है और बहुत ऊंचे ऊंचे गाती है. शी इज सच ए बज़किल. वो एकदम मूड खराब करने वाली है. सो आई होप ये बज़किल सबको क्लैरिफाई हो गया क्या है. किसी को पूछना है कुछ इसके बारे में? Is there anyone who wants to ask something about buzzkill? Okay, let's move on. अब बिजनेस इंग्लिश एंड स्ट्रक्चरिंग आंसर मैं आपको फिर से वही असाइनमेंट दे रहा हूँ कि जिन लोग ने सबमिट नहीं किया है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन 100 वर्ड्स. आप लोगों को मेरे को अपने बारे में 100 वर्ड्स लिख कर देने हैं. फैसल ने लिख कर दे दिया है. इन्होंने, यार आई फॉरगॉट द नेम्स ऑफ द ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे लिख कर दे दिया है. ठीक है. 11 लोग ने मुझे लिख कर दे दिया और उनका रिव्यू भी बहुत अच्छे से हो गया है. एंड इफ दे हैव एनी डाउट दे कैन कॉल मी बैक और दे कैन हैव ए कन्वर्सेशन विद मी ऑन व्हाट्सएप. बट जिन्होंने नहीं लिखा, आई एम रिक्वेस्टिंग देम वंस अगेन,
या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे, या तो आप चैनल की किसी भी वीडियो पे जाकर कमेंट कर दो अपने बारे में 100 वर्ड्स, या फिर आप इस ईमेल पे listen@mysophie.com पर ईमेल कर दो। माई सोफी हो गया माई सोसाइटी ऑफ फ्री एजुकेशन। तो ये 3 ऑप्शंस है आपके पास, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर लो। और जिसको आंसर नहीं मिला, सिर्फ 3 बंदों को आंसर नहीं मिला है आज, उनको मैं कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आंसर कर दूंगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं देख नहीं पाया। हालांकि मैंने आपकी राइटिंग देख ली है, बट आई हैव नॉट रिव्यूड इट येट। और जिनको रिव्यू मिल गया है, अगर उनको कोई डाउट है तो दे कैन कॉल मी एनी टाइम टू गेट देयर डाउट्स क्लियर्ड। सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेक्शन। अब ग्रामर एंड पंक्चुएशन है, आज हम इसमें ग्रामर शुरू करेंगे, और फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू स्टडिंग ग्रामर वेरी रेगुलरली, बिकॉज आज का सेशन जो है ये थ्योरेटिकल सेशन है मगर समझने वाला सेशन है। देखो, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सबसे बड़ा रास्ते का पत्थर है हमारी दुनिया का, हमारी जिंदगी का। ये कांटा, मछली का कांटा है हमारे गले में। पता है इसका रीजन क्या है? जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, हम सोचते हैं सही है, मगर वो गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री नहीं कर रहे होते। एग्री करना मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सेंस बनाने चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? हमने पहले, इससे पहले सेशन में पढ़ा था, जिसके बारे में बात की जाए एक सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और वो सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो कल तो मुझे ये बताओ आप, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं अभी, कि सब्जेक्ट और वर्ब की क्लेरिफिकेशन है सबको, या इसमें किसी को डाउट है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ गए तो वर्ब किसका है, या मल्टीपल वर्ब्स आ गए तो सब्जेक्ट कौन है? आप हाथ उठा सकते हो या आप सीधा पूछ सकते हो अनम्यूट करके खुद को। यू कैन लेट मी नो what all doubts you have with subject and verb. Okay, so subject is something or someone whom we are talking about in a sentence, and verb is the action that is being taken upon, or the action that is taken by that subject. ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक सेंस बनाने चाहिए, मैच करने चाहिए एक सेंटेंस में। अभी मैं एक सेंटेंस आपको बोलूंगा, आई गो टू स्कूल डेली। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। इसी पार्ट के लिए मैंने आज आपको कहा था कि अपने नोटपैड और पेन रखना अपने पास, क्योंकि मैं इस पे एग्जाम्पल ज्यादा दूंगा नहीं, मैं बोलूंगा बोलूंगा आज ज्यादा। देखो, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। आई क्या है? सिंगुलर। गो क्या है? वर्ब। ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब। और टू द स्कूल, मैं स्कूल डेली जाता हूँ। वैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वो हर रोज स्कूल जाता है। अब गो और गोज हैं तो वर्ब, ठीक है। और गो जो है वो सिंगुलर वर्ब है, और गोज जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक, सिंगुलर होता है एक, प्लूरल होता है अनेक। इतनी सी चीज समझ आई? लेकिन अब ये फर्क क्यों पड़ा इसमें? आई के साथ गो लगा और ही के साथ गोज लगा। ये इसलिए पड़ा क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है मैं या हम। जब आप अपने बारे में, या फिर आप बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर अपने बारे में बात करते हो, आप अकेले अपने बारे में या बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आप सिर्फ आप अपने ही बारे में बात कर रहे हो, तब वो होगा फर्स्ट पर्सन। यू आर रेफरिंग टू फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, मी, माई, माइन। मैं, इन चारों का मतलब मैं होता है। ठीक है, मैं खुद, अपना आप। या हम, वी, वी पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग। ठीक है, तो अगर ये समझ आया सबको? एंड नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज ही इज अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है कोई और, ठीक है, जिसका आप नाम वाम नहीं जानते, जिसको आप, जो आपके सामने नहीं है, जिससे आप बात नहीं कर रहे,
सेंटेंस में ना दो चीजें बहुत कॉमन होती है। देखो, एक होता है मैं, दूसरा होता है तुम, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा यू। और अगर मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ और वो वहां नहीं खड़ा है, तो मैं उसके लिए वर्ड यूज करूंगा ही, या अगर वो लड़की है तो मैं वर्ड यूज करूंगा शी। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन इज आई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी या अवर सेल्फ। अगर बहुत होंगे तो वी, अगर अकेला होगा तो आई। सेकंड पर्सन क्या होता है फिर? सेकंड पर्सन होता है तुम। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप सब लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन हो। ठीक। और ये जो है ना सब्जेक्ट और वर्ब, ये इसी तीन चीजों पे एग्री करने चाहिए एक दूसरे के साथ। पहली चीज है कि ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। इस पे रूल्स बनते हैं सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन के, जिसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। 15 रूल्स हैं, जिसमें से 7 मेन रूल है, और उन्हीं के आगे पीछे पूरी इंग्लिश घूमती है। अगर वो 7 रूल आ गए आपको, तो ये जो आपके गले में मछली का कांटा है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपके गले से निकला जाएगा और आप बहुत इजीली अपने सेंटेंसेस को करेक्टली लिखना या बोलना शुरू कर दोगे। तो यहाँ तक समझ आया कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच करने चाहिए, और इनका जो है ये इन तीन तरह से मैच करने चाहिए। देखो, एक तो जेंडर के हिसाब से, जेंडर होते हैं दो, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन मतलब मर्दाना, और फेमिनिन हो गया जनाना। मर्दो मर्द हो गया मेल, और फीमेल हो गया औरत। दूसरा, नंबर के हिसाब से एक या अनेक। अगर मैं अकेला हूं तो आई, अगर हम बहुत सारे हैं तो वी। ठीक है। और तीसरा होता है टाइप। टाइप होता है कि ये किस किस काल का सब्जेक्ट और वर्ब है। काल मतलब किस दौर का सब्जेक्ट या वर्ब है। ये प्रेजेंट, अभी जो वक्त चल रहा है इस टाइम का सब्जेक्ट और वर्ब है, या ये पास्ट का है, या ये फ्यूचर का है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आएगा। और जैसे ही सब्जेक्ट अपना इन तीन फॉर्म्स में से चेंज करेगा अपने आप को, वर्ब भी उसी के साथ साथ उसके अकॉर्डिंगली चेंज होएगा। तो यहाँ तक समझे हिंदी में कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वर्ब का चेंज होना सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट का चेंज होना वर्ब के साथ, जब इन दोनों में से कोई एक अपनी फॉर्म को चेंज करता है। और फॉर्म कैसे चेंज होती है? तीन तरह से। एक, टाइप से। टाइप मतलब कि ये भूतकाल का है, भविष्य काल का है, या प्राचीन काल का है। मतलब बीते हुए कल से है, अब प्रेजेंट से है, जो गुजर रहा है वक्त यहाँ से है, या जो वक्त आएगा हाँ, उस दौर की बात है। दूसरा, नंबर। नंबर मतलब ये एक है या अनेक है। और तीसरा, जेंडर। जेंडर मतलब ये मर्दाना है या जनाना है। तो यहाँ तक समझ आया? Anybody has any doubts? We are left with only 4 minutes, so I have to be super fast. If you have any doubt, let me know in the next 10 seconds. Okay, let's move on. So verb changes accordingly with the form of subject, or the subject changes accordingly with the form of verb. अब इसमें जो एक चीज हम देखेंगे ना, वो है तीन टाइप का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। फर्स्ट होता है टेंस के हिसाब से। टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन, भूतकाल, भविष्य काल या प्राचीन काल। मतलब ये प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में आएगा, या फ्यूचर की बात कर रहा है। तो उस हिसाब से वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज करेंगे। द सेकंड इज, ये कितने हैं, मतलब आप सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, या आप मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। आप एक टॉफी के बारे में बात कर रहे हो, या आप बहुत सारी टॉफीज के बारे में बात कर रहे हो। आप एक एप्पल के बारे में बात कर रहे हो, या आप बहुत सारे एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हो। देखो, मैं बोलूंगा एन एप्पल इज ए टेस्टी फ्रूट विच इज अवेलेबल इन द गार्डन एट माई हाउस, या एट माई होम। ठीक है। एक सेब बहुत टेस्टी फ्रूट है जो मेरे घर के बागीचे में पाया जाएगा। ये थी बात एक सेब की। अब मैं बोलूंगा एप्पल्स आर वेरी टेस्टी फ्रूट। मैंने पहले क्या बोला था? एन एप्पल इज ए वेरी टेस्टी फ्रूट। देखो, इज था ना। अब मैं बोल रहा हूँ सेब बहुत टेस्टी फ्रूट है, बहुत सारे सेब हैं, तो एप्पल्स आर। देखो, एप्पल
था सब्जेक्ट तो वर्ब था इज, एप्पल्स सब्जेक्ट है तो वर्ब हो गया आर। तो यहाँ से नंबर के हिसाब से चेंज होएगा सब्जेक्ट और वर्ब आपस में। एंड द फाइनल इज केस। केस होता है कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है। देखो रोल प्ले मैंने अभी समझाया ना आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये चीज है। अगर तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं वर्ड्स यूज करूंगा अपने लिए आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने पूरे घर वालों के लिए बात कर रहा हूँ और उन सबको भी मैं हम लोग करके कह रहा हूँ तो मैं वर्ड्स यूज करूंगा बी, अवर सेल्फ, ठीक। आई के साथ एम, बी के साथ आर, यू के साथ क्या होगा, यू के साथ होगा आर, क्योंकि यू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यू मतलब तुम, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और मुझे बोलना है तुम लोग, तो मैं बोलूंगा यू पीपल। सिर्फ एक अकेला आदमी मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं बोलूंगा यू मैन, या यू लेडी, या यू वुमन, ठीक है। और थर्ड पर्सन हो गया वो बंदा जो मेरे सामने नहीं है और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो अकेला है तो मैं बोलूंगा ही, अकेली है तो शी, अगर वो बहुत सारे हैं तो दे। ही और शी के साथ इज, और दे के साथ आर। अब वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 मिनट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं यहीं तक रखूंगा। वी शैल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन। So if anybody has anything, raise your hand or just let me know. We are left with only one minute. और ये रिक्वेस्ट है यार, वो जो असाइनमेंट है उसको प्लीज कंप्लीट कर लो। राइट एनीथिंग अबाउट yourself to me in 100 words, please. I can get it reviewed. It will help you. Okay, nobody has any questions. Okay, thank you. You have been a wonderful audience. We shall meet once again in the next session. Take good care of yourself. जो नोट किया उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, and we shall definitely meet again. And from now on, we shall continue grammar separately from the pronunciation part. Thank you, guys. Bye bye.